आज की चर्चा। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और आए दिन आजकल आपने सुना होगा रेडियो पर लेप्टोस्पाइरोसिस नामक जो बीमारी है, ये बहुत बड़ी मात्रा में आजकल सुनने में आ रहा है। ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या ये जानलेवा है, इन सभी जानकारियों पर आज हम खुलासा करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं इंटरनल मेडिसिन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जयकांत मिश्रा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके श्रोताओं को रत्ना जी। हाँ जी, और एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत सौभाग्य हमारा। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर जी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि लेप्टोस्पाइरोसिस ये जो बीमारी है ये क्या है, कैसे फैलती है ये? देखिए रत्ना जी, लेप्टोस्पाइरोसिस एक बैक्टीरियल बीमारी है जी। ये बैक्टीरिया से फैलता है और इस बैक्टीरिया को हम लोग लेप्टोस्पाइरोसिस नाम का बैक्टीरिया बोलते हैं। एक जीनोटिक डिजीज है जो एनिमल से, जैसे रैट है, रोडेंट है, लाइफ स्टॉक एनिमल है या डॉग्स है, इसके इन्फेक्टेड यूरिन अगर किसी पानी या मिट्टी को इन्फेक्ट करता है और उससे अगर कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग आते हैं तो ये डिजीज ह्यूमन बीइंग में जाता है। ओके। तो ये यूजुअली बरसात के सीजन में, बरसात के मौसम में या बाढ़ के सीजन में इसके फैलने का चांस ज़्यादा होता है। बहुत लोग इसे वायरल डिजीज बोलते हैं। ये वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। बहुत सा मिसकॉन्सेप्ट है कि लोग इसको लेप्टोवायरस बोलते हैं, ये नहीं होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। ओके। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये पशुओं से फैलता है, पशुओं के इन्फेक्टेड यूरिन से अगर आपका कांटेक्ट बनता है तो ये फैलता है। तो ये लक्षण कैसे आपको पता चले कि आपको लेप्टोस्पाइरोसिस हुआ है? देखिए, एक तो ये यूजुअली बरसात के सीजन में होता है। इन्फेक्टेड यूरिन या मिट्टी के कांटेक्ट में होने से होता है जी। लेकिन इसके सिम्टम जैसे बुखार होना, तेज बुखार होना, ठंड लगना, कमजोरी होना, पेट में दर्द होना, दस्त होना, मसल में पेन होना, हेडेक होना, उसके बाद आपको आँख में लाली रेडनेस होना जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, आँखों में और स्किन में भी इसमें दाग आ सकता है, स्किन लीजन जिसको बोलते हैं। मेनली वो जो चेस्ट पे, एब्डोमिनल वॉल पे ये मिलता है। ये कॉमन लक्षण है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके लक्षण जो है कई डिजीज से मिलते हैं, स्पेशली फ्लू के सिम्टम्स। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी। बिल्कुल, फ्लू के सिम्टम से मिलते हैं, डेंगू के, मलेरिया के सिम्टम से। जी। तो इनिशियल फेज में लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये सिंपल फ्लू है, लेकिन ये लक्षण लेप्टोस्पाइरोसिस के भी हो सकते हैं। ये लेप्टोस्पाइरोसिस का इनिशियल फेज होता है। अच्छा, मतलब शुरुआत का लक्षण होता है जो कि कन्फ्यूजनल, कई लोग को सेम सिम्टम होता है जो फ्लू में होता है या डेंगू में होता है, कभी कभी मलेरिया के प्रॉब्लम में भी होता है। ज़्यादातर लोग इस फेज में ठीक हो जाते हैं अगर डिजीज को रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक से ट्रीटमेंट, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाए। जी जी। और ये कितने दिन तक परसिस्ट करता है? मतलब मान लीजिए अगर किसी नॉर्मल बुखार जो होता है वो 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट, जैसे वो नहीं, जैसे फ्लू का तो एक पीरियड होता है, वायरल का पीरियड होता है, तो 3 to 5 डेज में ये हो सकता है, ठीक हो जाते हैं लोग, या तो सेल्फ रिकवरी होते हैं या जो कॉम्प्लिकेशन किन्हीं को बहुत छोटे % में होना होता है। जी। इसमें देखिए, इन्फेक्ट होने के बाद 5 to 14 डेज में तो ये मैनिफेस्ट होता है जी। एंड डिपेंड करता है कि ये अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो 1 वीक में ठीक हो सकता है। अगर नहीं, अगर ये कॉम्प्लिकेशन, यूजुअली स्मॉल % 10-15% पीपल में ये सीवियर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चेंज हो सकता है, जिसको मेडिकली हम लोग विल्स डिजीज बोलते हैं। ये बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस बोलते हैं। ओके। इसमें क्या होता है कि ये लिवर को इफेक्ट कर सकता है, जैसे आँख पे जो वाइट पार्ट ऑफ आईज है इस पे पीला होना, स्किन का पीला होना, यानी कह सकते हैं कि जॉन्डिस जिसको हम लोग बोलते हैं। वेरी राइट। जी। ये किडनी को अफेक्ट कर सकता है,
ये एडवांस स्टेज में। ये एडवांस स्टेज में है। Okay. एक अगर डिजीज़ को टाइम से ट्रीट नहीं किया गया जी जी। और कुछ लोगों में ये डेवलप होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस, सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस बोलते हैं, उसका मेडिकल टर्म विल्स डिजीज बोलते हैं। जी जी। ये किडनी को असर कर सकता है, यूरिन का कम आना, किडनी का असर पे होना, ये लंग को इफेक्ट कर सकता है। बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ लंग बोलते हैं पल्मोनरी हैमरेज। लोग को खांसी में ब्लड आ जाता है, बलगम में जैसे है ब्लड आना, ये बहुत सीवियर फॉर्म हम लोग कंसीडर करते हैं मेडिकल साइंस में। जी जी। ये ब्रेन को असर कर सकता है, लोग को मेनिंजाइटिस हो सकता है लेप्टोस्पायरोसिस से। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, जैसे हार्ट के मसल में सूजन आना, मायोकार्डिटिस बोलते हैं, या हार्ट के रेट को इरेगुलर करना, एरिथमियाज बोलते हैं। ये सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस। तो क्या डॉक्टर ये कह सकते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस को अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट ना करे तो ये जानलेवा हो सकता है? यस, ये जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। आप देखिए वर्ल्ड में अराउंड 60,000 लेप्टोस्पायरोसिस डेथ रिकॉर्डेड है, और विल्स डिजीज में अराउंड 10 to 40% मोर्टिलिटी बोलते हैं। डॉक्टर जी, आप क्या बता सकते हैं मॉरिशस में इसका रेट क्या है? मतलब अभी तो जैसे आए दिन हम लोग लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में आए दिन रेडियो पर वो लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते रहते हैं, पर क्या आप बता सकते कोई अंदाज़ा है? नहीं, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितना केस रजिस्टर्ड हुआ है। ओके ओके। लेकिन ऑन एंड ऑफ केस आते मतलब एग्जैक्ट मुझे इसका स्टैटिक पता नहीं है। जी। तो डॉक्टर जी, लेप्टोस्पायरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर ऑफ द लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है, तो इसको इन्फेक्टेड यूरिन या इन्फेक्टेड मिट्टी जो है, हाँ, इससे फैलना है। ओके। बिल्कुल। इससे जाना है ह्यूमन को। जी। तो अगर कोई आदमी इसके कांटेक्ट में आता है, एनी रीज़न, सपोज कि कोई आदमी जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जी जी। या एनिमल की एक्टिविटीज में, ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है, हाँ। तो इससे फैलता है। दूसरा चीज़, अगर आप कोई आदमी जैसे स्कैवेंजर वर्क करते हैं, बिल्कुल। या जैसे सफाई के करते हैं, गार्बेज वर्क करते हैं, जी जी। क्योंकि वहाँ पे कांटेक्ट होने का होता है रोडेंट, और इसका चांस होता है। उसके बाद जो आदमी रिक्रिएशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जी, उनको इसको होने का चांस हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्टेड वाटर है, इसको अगर इसके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हो सकता है। जो लोग स्लॉटर्स वर्क करते हैं, जो कि एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में टिश्यू और इसके कांटेक्ट में आते हैं, जी। उसमें हो सकता है। कभी 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 वुंड है या कटा स्किन का, ब्रेक स्किन है, एक्सपोजर जहाँ एक्सपोजर जहाँ, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो होना चाहिए सही सही कि इन्फेक्टेड वाटर जो है, बिल्कुल, या सॉइल जो है, बिल्कुल, उससे बॉडी में आने का चाहिए। सही बात। जैसे म्यूकस पार्ट है, आईज है, माउथ है, कई म्यूकस पार्ट है जिससे कांटेक्ट में आने से ये होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं डिजीज को फैलने के। और मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी खास उम्र में, ये सभी मतलब जो छोटे या बड़े या जो भी हैं, कोई भी ग्रुप जो है को इफेक्ट कर सकता है। इस ऑल मैटर कि कौन उसके कांटेक्ट में आ गया, में आता है। तो डॉक्टर जी, जैसे आप बता रहे थे एग्रीकल्चर, यहाँ मॉरिशस में तो ज़्यादातर लोग जैसे काफ़ी बड़ी मात्रा में है जहाँ पर खेतों में काम करते हैं, तो कैसे पता चले कि वो जगह पर वो जो मिट्टी है वो इन्फेक्टेड है? ये आसान नहीं होता यूजुअली। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ जो कंसर्न अथॉरिटी हैं बार बार चेक करते हैं इसको दे हैव अ वे टू फाइंड आउट कि कहाँ है। लेकिन अगर कोई केस डिटेक्ट किसी एरिया में होता है जी, तो उस एरिया को स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। उस एरिया में ये पता करना होता है कि सोर्स कहाँ पे से आ रहा है, जैसे उसकी हिस्ट्री, उसको थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ता है। फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, बिल्कुल।
माइट बी दे कैन चेक दैट, बिकॉज ये बहुत लंबे जगह पे होता है, तो सही यू कांट हैव अ एक जगह एक पर नहीं जगह पे होगा। सैंपल लेके नहीं हो सकता है। सही बात। और वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं या वेटनरी को जो चेक करते हैं उसका पता वो लोग करते हैं कि जी कहीं जी एनिमल में तो ये नहीं है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर जी यहाँ पर देखिए, पालतू जानवर, खासकर जो कुत्ता या बिल्ली या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं, जैसे घर में, जैसे कई बार होता है कि छोटे वाले जो एमस्टर्स होते हैं या ऐसे छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं बच्चों के लिए वो लोग खरीद के रखते हैं, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कैसे पता चले कि एक पपी को या फिर एक किटन को या जो भी पालतू जानवर है वो इन्फेक्टेड हो चुका है या नहीं, इन्फेक्टेड तो देखिए एनिमल में इसका मैनिफेस्टेशन नहीं है? नहीं होता अनलेस कि वेटनरी डॉक्टर उसको चेक करे, उसका टेस्ट करे। जी लेकिन इसके लिए बेस्ट वे होता है कि इसका प्रिवेंशन। वैक्सीन जो है वो ह्यूमन के लिए अवेलेबल नहीं है ग्लोबली, इट्स लिमिटेड टू वेरी स्मॉल ट्रायल कुछ कंट्री में हुआ है। जी जी लेकिन एनिमल के लिए लेप्टोस्पायरोसिस के वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो तो मतलब अगर हम, यूजुअली ये वेरी हाईली एडवाइजेबल होता है हाँ, कि आपके जैसे पेट हैं, डॉग हैं या उनको जो लगवाएं। उनको लगवाने चाहिए, और लोग लगवाते हैं, ये रिकमेंडेड है। जी जी लोग लगवाते हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन होता है कई वैक्सीन के साथ जिसमें लेप्टोस्पायरोसिस भी होता है। जी तो प्रिकॉशन लेना जरूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी सारे है। लोग अपने घर में पालतू जानवर रखते हैं। हाँ। तो ये एक तरह से हमारे लिए ये जानकारी लेना कि हमारे जो पेट्स होते हैं उनको आप ज़रूर वेटनरी डॉक्टर के द्वारा उसका एडवाइस ले सकते हैं। और जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि उसका एक वैक्सीनेशन है लेप्टोस्पायरोसिस को लेकर, मतलब आप अपने जो पेट्स हैं उसको आप बचा सकते हैं इस बैक्टीरिया को फैलने से, जिससे कि आगे चलकर ये ह्यूमंस में या मनुष्यों में, इंसानों में ना फैले। जैसे डॉक्टर जी ने हमें शुरुआत में बताया कि इसके जो सिम्टम्स हैं, जो शुरुआती सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल फ्लू की तरह होते हैं। सर में दर्द, शरीर में दर्द, बुखार होना या लाल दाने निकल आना या कई बार आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो जाना, ऐसे छोटे छोटे लक्षण जो हमें लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे। तो आइए डॉक्टर जी से जानते हैं कि हमें पता कैसे चले या ये परिवर्तित कैसे होता है, एक जैसे डिफ़िकल्ट फेज़ में किस तरह से पहुंचता है। तो डॉक्टर मिश्रा हमें ये ज़रूर बताइए कि मान लीजिए अगर किसी को फ्लू हुआ है और कितने समय के बाद ये परिवर्तित होता है या कितने दिनों के बाद ये थोड़ा ऐसा लगता है कि अब तो कुछ प्रॉब्लम वाला संकेत हो रहा है। एक हम आपके पिछले इसमें बता दें कि जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स के अलावा जी। एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स जेनेटिक का होता है, जी जी वो रैट्स एंड रोडेंट है। ओके वो ओके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फैलने का। ओके तो इसको भी ध्यान में हम लोग को रखना बिल्कुल, चाहिए कि सिर्फ इसका कुत्ते बिल्लियां नहीं लेकिन नहीं, जो ज़्यादातर चूहे। चूहे और रोडेंट जो होते हैं जी जी इससे फैलने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। ओके तो ओके इसको हम लोग एनिमल नज़रअंदाज से नहीं कर ज़्यादा, सकते। हाँ, एनिमल से ज़्यादा ये रोडेंट और ये इसका सोर्स होता है। जी जी तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये फैलता है और कितने दिन में ये ठीक चेंज होता हो है जाता या फिर सीवियर फॉर्म में जी होता है। जी तो डिजीज़ लगने के 5 से 14 दिन के अंदर में ये इनिशियल फेज जैसे फ्लू लाइक सिम्टम होता है, जी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। बिल्कुल अगर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, इसको ट्रीट कर दिया जाए, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, अगर इसको प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाए तो ये ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। इसको माइल्ड फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस बोलते हैं, जो 90% लोग को होता है। अगर इस फेज में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ या फिर बॉडी इम्यूनिटी अप टू मार्क नहीं है जो कि इसको फाइट कर सके, तो एक सेकंड फेज होता है जो कि 3 से 5 दिन होता है, जहाँ पे कि लोग को इनिशियली, इसको हम लोग इम्यून फेज बोलते हैं मेडिकल जी में, जी उसको आदमी को इनिशियली थोड़ा वेलविंग फील होता है कि हम थोड़ा ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद सीवियर कॉम्प्लिकेशन, जिसको मैंने बोला विल्स डिजीज बोलते हैं, जी जिसमें कि लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। जी तो ये प्रोसेस तो फिर टाइम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस सीवियरिटी में पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। जी या तो ये हो सकता है कि पेशेंट्स को
अगर रिकॉग्नाइज हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी जी से अगर रिकवर कर होता है तो ये जी 1 वीक 10 दिन में लोग रिकवर कर सकते हैं। बट कई स्थिति ऐसी होती है जहाँ की आईसीयू ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पेशेंट्स को बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो हार्ट को असर करता है, लीवर को असर करता है, जी तो टोटल रिकवरी पीरियड जो है वो वेरिएबल होता है मरीज टू मरीज, सीवियरिटी उसमें कैसी है। कितनी है तो कुछ एग्जैक्ट टाइम फ्रेम सीवियर डिजीज में बताना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ये कैसे जाना जाता है? ब्लड टेस्ट के दौरान आपको पता चलता है कि मरीज को लेप्टोस्पायरोसिस हुआ है? यस, इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, हमारे यहाँ टेस्ट अवेलेबल है मॉरिशस में। जी जी डिफरेंट काइंड के टेस्ट होते हैं, जी पीसीआर होते हैं, जी इम्यून मेडिएटेड टेस्ट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम के टेस्ट से पता चलता है कि लेप्टोस्पायरोसिस का प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज इनिशियली तौर पे कैसे शुरू किया जाता है डॉक्टर जी? डिजीज़ रिकॉग्नाइज होता है तो एक स्पेसिफिक टाइप के कुछ एंटीबायोटिक हैं जिसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, बुखार कंट्रोल करना या अगर एंटीबायोटिक से ज़्यादातर लोग रिकवर कर जाते हैं। और ये जैसे उसका जो इलाज का जो ड्यूरेशन है वो कितना, लगभग कितना लंबा? यूजुअली माइल्ड फॉर्म विद इन अ वीक पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। ओके 1 वीक में अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुआ तो पेशेंट 1 वीक में रिकवर हो जाता और है, 1 वीक 10 दिन में। लेप्टोस्पायरोसिस, जी, लेप्टोस्पायरोसिस के बीमार जैसे जो मरीज हैं जो इस बीमारी से निकल आते हैं तो उनको बाद में भी किसी चीज़ का उनको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है? नहीं, लेना चाहिए, लेना होता है। बिल्कुल। 2 चीज़ होता है, एक तो एक्यूट फेज होता है, ठीक है। अगर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे हम लोगों ने बोला कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में किडनी और ये सारे चीज़ का असर होता है। जी कुछ लोग फुल रिकवर कर जाते हैं जी और कुछ लोगों में ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू कर सकता है। ओके, पेशेंट्स को क्रॉनिक रीनल प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है। यानी ये परमानेंटली उसको डैमेज कर सकता कर है? सकता है, ओके यस। ओके अगर कुछ परसेंट में जैसे कॉम्प्लिकेशन में ये क्रॉनिक रीनल में कर सकता है। जी जी लीवर का प्रॉब्लम क्रॉनिक हो सकता है। हम लोग मेडिकल टर्म में आँख के इन्फ्लामेशन यूवीआइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी डेवलप करता है जिसके चलते हो सकता है। जी बहुत लोग लंबे समय तक आपको कंप्लेन करेंगे फैटिक का, मतलब थकावट है, काम करने में कोई ये नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन का कमी है, हर जगह पेन है, न्यूरालजिया बोलते हैं, जी या फैटिक सिंड्रोम, फैटिक होता है। प्रेग्नेंट लेडी में मिसकैरेज का चांस हो सकता है इवन आफ्टर दैट। एंड जैसा मैंने बोला कि एक स्मॉल परसेंटेज केस में इवन पेशेंट कैन डाई आल्सो। यानी बहुत ज़्यादा अगर मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है तो ये जानलेवा भी हो जानलेवा सकता भी हो सकता है। ओके, तो यानी एक तरह से देखा जाए तो बहुत छोटी सी लगने वाली ये जो सिम्टम है ये जानलेवा तक, मतलब आप देख मान सकते हैं कि शुरुआत होता है ये नॉर्मल बुखार से, पर धीरे धीरे करते हुए अगर इसको सही समय पर डिटेक्ट ना किया जाए या सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो जीवन भर के लिए ये एक आपको एक परमानेंट प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर ने बताया कॉम्प्लिकेशन इस हद तक बढ़ सकती है कि ये जानलेवा भी हो सकता है। तो डॉक्टर जी आज के ज़माने में तो जैसे जहाँ पर हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो डॉक्टर जी इससे बचने के लिए कोई वैक्सीनेशंस अभी तक उपलब्ध है? नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। अच्छा जैसा मैंने बोला एनिमल के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। कहीं कुछ कंट्री में जैसे क्यूबा में, चाइना में ये कुछ ट्राई कर लोग किए हैं जो रिस्क ग्रुप है, रिस्क ग्रुप के लिए, बट इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जैसे अभी भी इनके ऊपर काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। लेकिन इन जनरल ये वैक्सीन अवेलेबल वर्ल्ड वाइज नहीं है, ग्लोबली नहीं, ह्यूमन के लिए। यानी जो पालतू जानवर है उसके लिए है, उनके लिए है। तो फिर वो चाहे कैट्स या डॉग्स हैं, उसके अलावा कैटल्स को भी लगाया जाता है? यूजुअली लार्ज स्केल पे नहीं, ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर टारगेटेड है, अगर उस एरिया में डिजीज़ हो रहा है, अगर ये पता चलता है कि पर्टिकुलर
एरिया में एनिमल अफेक्टेड है तो उसको लगाया जा सकता है। ओके, तो जैसे डॉक्टर वो जी तो आप कंसर्न अथॉरिटी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं टू प्रिवेंट टू स्प्रेड द डिजीज। बिल्कुल, और जैसे आप बता रहे थे कि चूहों की वजह से और रोडेंट्स की वजह से ये ज़्यादा होता है, तो इसके लिए क्या-क्या हमको प्रिकॉशंस ज़्यादा नहीं देखिए, लेने चाहिए? चूहे के वजह से होता है तो चूहे के स्प्रेड को और चूहे के कांटेक्ट जो है, चूहे के यूरिन और इसको प्रिवेंट करना होगा। ओके, तो नॉर्मल टेंडेंसी जो हाइजेनिक कंडीशन है, जैसे आप चूहा कहाँ फैलता है, यूजुअली गार्बेज एरिया में, मिट्टी में, ओपन स्पेस में आप नहीं देखेंगे कहीं जहाँ गंदगी जहाँ है पे वहीं पर गंदगी फैले। है या कोई कहीं पे हम सामान रख दिए जिसका स्टोर एरिया है, स्टोरेज है, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें स्टोर की है कई बार। चीज़ें हैं। तो इसको इन्फेस्ट करने से रोकने के लिए गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसको बोलते हैं रोडेंट रेजिस्टेंट गार्बेज बैग, उसको प्रॉपर करना चाहिए, प्रॉपर जगह उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। क्लीनिंग अथॉरिटीज़ जो हैं उसको प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करके समय समय पे बिल्कुल। करना चाहिए। एक जगह तक बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए, जी, छोड़ना जी। चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को Yes, ध्यान रखना है। हाँ, इंडिविजुअल को भी रोडेंट स्प्रेड नहीं हो उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। आसपास हमारे बगीचे में, गार्डन में बिल्कुल। चूहा रहता है, हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ को हम लोग को रोडेंट्स यानी आपके कहने का मतलब है बड़े वाले जो चूहे हैं वही? वो भी से फैल सकते हैं और जो घर में छोटे वाले चूहे होते हैं वो भी सोर्स होते हैं, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। सोर्स होते हैं बिल्कुल, infection जैसे ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें, और आजकल देखा गया है कि स्टोरेज एरिया या घर का जो बगीचा होता है या घर के आंगन में ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप गार्बेज फेंकते हो, या एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने कुछ स्टोर करके रखा है, तो वहाँ चूहों का जो डर है वो फैल सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि ना केवल पालतू जानवर पर चूहों की वजह से भी ये होता है, चूहों की वजह से भी ये फैलने का डर बढ़ सकता है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से कि जब मान लीजिए डिटेक्ट हो जाता है कि लेप्टोस्पायरोसिस है, तो क्या हमें किसी खास डॉक्टर को दिखाना चाहिए या एक जनरल फिजिशियन ही हमारी सहायता कर सकते हैं? डॉक्टर मिश्रा जी, लेप्टोस्पायरोसिस के लिए किसी खास डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है? नहीं, आप सबसे पहले तो अपने जनरल फिजिशियन के फिजिशियंस के पास जाएंगे, अपने जीपी के पास जाएंगे। जी, जी। वो आपके लक्षण से ये गेस करेंगे कि ये प्रॉब्लम लेप्टोस्पायरोसिस है कि फ्लू है। देखिए, एक चीज़ तो है कि ये कंटामिनेटेड वाटर या इससे होता है, जी, तो सोर्स तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब आदमी को हम सस्पेक्ट कर लें फ्लू का दस्त। सही बात। तो उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेना कि वेदर वो एक्सपोज हुए हैं ऐसे जगह गंदे वाटर में या ऐसा इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं, या रिस्क फैक्टर है उनका, जॉब प्रोफाइल ऐसा है, जी। तो ये डॉक्टर को के प्रॉपर हिस्ट्री और ऐसे रिस्क ग्रुप को भी थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए कि अगर उनको ऐसा लक्षण होता है जो ऐसे काम में है जहां उनको एक्सपोजर होता है इन्फेक्टेड यूरिन, वाटर और सॉइल से, तो उनको इस बात को डॉक्टर को भी बताना चाहिए। आपका क्वेश्चन है किसको दिखाना चाहिए? यस, जीपी को दिखाना चाहिए जी। आप इंटरनल मेडिसिन जिसको जनरल फिजिशियन बोलते हैं, स्पेशलिस्ट, उसको दिखा सकते हैं जी। या अगर जहाँ पे इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट की एबिलिटी है आप उसको दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग के आपके नियरेस्ट जो भी हेल्थ एरिया है, जो भी आपके पास एबिलिटी है, तो उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर जी, लेप्टोस्पायरोसिस का हमारे पर्यावरण पर कोई जैसे नेगेटिव असर पड़ता है? ऐसा है कि प्रॉब्लम इस बैक्टीरिया के साथ ये है कि ये वाटर और सॉइल में बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। ओके। तो अगर वाटर में और इसमें बहुत लंबे समय तक अगर है तो ये वाटर कंटामिनेशन कर सकता है, ये सॉइल कंटामिनेशन कर सकता है। बिल्कुल। तो ये अगर हम ये नहीं है बहुत उसको नहीं पता है मुझे कि ये डिजीज एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, जी, जी। तो ह्यूमन बीइंग तक फैल सकता है कंटामिनेशन से। बिल्कुल। दूसरा चीज़, ये और भी वाइल्ड एनिमल्स को अफेक्ट कर सकता है, ये बर्ड्स को कर सकता है, रेप्टाइल्स को कर सकता है, यानी तो जो भी उनके कांटेक्ट में आएंगे उसको कर सकता है।
तो इनडायरेक्टली इसका असर पर्यावरण पर तो पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और डॉक्टर जी, लेप्टोस्पायरोसिस को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, क्या कदम उठाने चाहिए? सी, एक तो सबसे पहले है कि कॉन्टामिनेटेड वाटर जिसको है, जी। जैसे आप स्विमिंग करने जाते हैं या ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं, तो आपको उसका प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे रोकथाम के लिए। बिल्कुल। तो लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं तो किसी को अगर उंड है, कहीं पे एवरेजन है, तो प्रॉपर वाटर प्रूविंग लेना चाहिए। बिल्कुल वाटर प्रूविंग जो बैंडेज होता है। बिल्कुल। दूसरा चीज़, अगर ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जो कि हमको करना चाहिए, हम अवॉइड नहीं कर सकते, सही। तो पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट होता है, जैसे ग्लव्स यूज़ करना हुआ, बूट्स यूज़ कर लें। बूट्स यूज़ करना हुआ, वाटर प्रूफिंग जैकेट यूज़ करना हुआ, गॉगल्स प्रोटेक्टिव आई प्रोटेक्शन के लिए करना हुआ, इसका यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ये तो ये है कि रोकने से पर्सनल इंडिविजुअल को कैसे प्रोटेक्शन बिल्कुल, करना एक तरह से चाहिए, हाइजीनिक आप हाइजीनिक हाँ कंडीशन होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी। दूसरा चीज़ है कि आप वाटर सैनिटेशन ज़रूरी है। आप पानी को बॉयल करके पिएं, जी। तो उससे बैक्टीरिया के स्प्रेड को हम रोक रोक सकते हैं। सकते हैं जी। तीसरा चीज़ है कि रोडेंट कंट्रोल, सोर्स जो है उसको हम कम करें। कम करें, जैसे कि प्रॉपर गार्बेज को कलेक्ट करना, यूज़ ऑफ रोडेंट ट्रैप्स वगैरह। ट्रैप्स कर सकते हैं। अगर रोडेंट फैला हुआ है तो ट्रैपिंग मेथड जो हम लोग जो बहुत जमाने से करते हैं, आजकल तो बहुत नया नया मेथड्स, बिल्कुल। नया नया टूल्स भी है, सही बात। उसको कर सकते हैं। एनिमल हाइजीन के लिए अगर आपके पास पेट्स है तो उसको आप वैक्सीन लगाएं। आप अपने वेटनरी डॉक्टर से बात करें और ये इंश्योर करें कि उसको टाइमली वैक्सीन लगाना चाहिए। इसकी इम्यूनिटी बहुत लंबी नहीं होती, तो रिपीटेडली लगाना पड़ता है, जो वेटनरी डॉक्टर सजेस्ट जैसे वो करते हैं। वेटनरी से आप Yes. एडवाइस ले सकते हैं जी। और अगर कोई आदमी का एक्सपोजर होने का चांस बहुत ज़्यादा है जी। या उस जगह पे फैला हुआ है, तो इन some cases we give the prophylaxis antibiotic also to prevent that. It's not in a common practice, it's not recommended, but in special condition में हम इसको रिकमेंड करते हैं। जी डॉक्टर जी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, जैसे खेतों में काम करने वाले भी कई बार पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो ये जो पानी का स्टोरेज होता है वो खेतों में ज़्यादातर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या वे लोगों को कोई और अलग से प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो पानी का कंटेंट यानी जो ड्रम्स या जो भी टैंक्स होते हैं भरे हुए होते हैं, क्या उसमें उनको कोई प्रिकॉशन लेना ज़रूरी हो जाता है? सोर्स आपको उस वाटर का अगर कंटामिनेशन के सोर्स को रोकना है, हाँ सोर्स जो है वो इन्फेक्टेड यूरिन है, हाँ इन अगर आप इन्फेक्टेड यूरिन इस जिस सोर्स से होता है, या रेट्स है या रोडेंट है या जी। लाइव स्टॉक है, इसको अगर इस वाटर के कांटेक्ट से आप रोक सकते हैं तो वाटर इन्फेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। और जैसे वो जो खेतों में जो रोडेंट्स या चूहे पाए जाते हैं, वो तो मतलब सॉइल में यूं ही करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, तो क्या ये सब्जियों को अफेक्ट कर यस, सकते हैं? कर सकता है सब्जी को ओके इफेक्ट। ओके। यस, और वही जो सब्जियां कंज्यूम करते हैं उसमें भी उनको कोई हो प्रॉब्लम हो सकता सकता है। है? इट्स नॉट वेरी कॉमन सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज, लेकिन हो सकता है इन्फेक्टेड अगर यूरिन, अगर इसलिए किसी सब्जी को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको पूरा हाइजेनिक करके कुक करके खाते हैं तो बैक्टीरिया का स्प्रेड होने का चांस नहीं होता कम है। हो जाता है, क्योंकि जैसे अगर उसमें टेम्परेचर पे आप बनाते हैं, अगर आप बिल्कुल। उसको ठीक से धोते हैं, जी जी अगर कुक करते हैं जी तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल। जैसे पानी के लिए हम पानी बॉईल करके पीते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जी, उसी जी। तरह फूड का भी। तो जैसे और भी ऐसी बातें हैं जो हम लेप्टोस्पायरोसिस पर आज के इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, तो डॉक्टर जी, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? वैसे तो आए दिन आजकल रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर उसके अलावा और कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिससे कि लोगों तक जागरूकता फैलाई जा सके? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जागरूकता तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी बिल्कुल। इसको रोकने के लिए। जी, जी जी। फैलने ही नहीं देंगे तो फिर तो है। तो बेसिकली
टारगेटेड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट और पब्लिक अवेयरनेस। जी द टारगेटेड एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग को इसके होने का चांस सबसे ज़्यादा है जी उसको हम फोकस करें। जैसे जो फार्मर्स हैं, बिल्कुल जो एनिमल के एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जी या फिर जो स्कैवेंजर हैं, आई मीन जो क्लीनिंग सैनिटेशन काम में लगे रहते जी हैं, जी या कोई ऐसे आदमी जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, तो ऐसे टारगेट पॉपुलेशन को हमको करना चाहिए। जी उनको बताना चाहिए कि डिजीज़ कैसे फैलता है, डिजीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको ये बताना चाहिए कि फ्लू आपको लेप्टोस्पायरोसिस भी हो सकता है। उनको ये एजुकेशन देना चाहिए कि इसको जब भी आप करें तो आप परहेज करें। बिल्कुल पी पर्सनल प्रोटेक्शन जो होता है, जी ग्लव्स हाँ या जो भी हम लोग ने बात किया है उसको यूज़ करना जी चाहिए। जी दूसरा बात कि जितना अवॉइड कर सकते हैं कीचड़ वाले पानी में जहाँ पे इसके फैलने का ज़्यादा जी चांस होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल चाहे टीवी जैसे आप इसको स्प्रेड लोगों में फैला रही हैं, जी या फिर रेडियो है, जी या आजकल सोशल मीडिया है। बिल्कुल इसका यूटिलाइजेशन करके पब्लिक तक इसकी जानकारी इंफॉर्मेशन रहे, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है जी जो कि लोग को नॉर्मल होता है। बिल्कुल जैसे बोला, लोग बोलते हैं चलो फ्लू है, हाँ जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप हो जी जाए। जी डिस्ट्रीब्यूट हम एजुकेशन लीफलेट को कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं कि डिजीज़ कैसे है, क्या फैलता है। रोडेंट एक्टिविटी कि हम लोग को ये होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ करना चाहिए, जी कैसे गार्बेज डिस्पोज करना चाहिए, कैसे एक घर से गार्बेज को टू डिस्पोज ऑफ इन द प्रॉपर प्लेस करना चाहिए। कम्युनिटी क्लीनअप कैंपेन जिसको बोलते हैं जी कि महीने में एक बार या 2 वीक में एक बार कम्युनिटी ग्रुप जो है आसपास की जगह को सफाई करें। जो भी ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जी जो कि वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जी वो अपना परहेज करें। जी जहाँ अगर कोई घाव है तो उसको ओपन पानी के टच में नहीं आने दें। जी वेटनरी डॉक्टर जो हैं वो उसके कांटेक्ट में रहें कि एनिमल्स पेट्स जो है, हैं पेट्स है, उसको प्रॉपर किया जा सके। हाँ और अनफॉर्चुनेटली कभी आउटब्रेक होता है तो जो भी प्रॉपर अथॉरिटी हैं उनके एडवाइस को फॉलो करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफाइलेक्सिस विथ एंटीबायोटिक को लिया जा सकता है। जी तो डॉक्टर जी, एक आखिरी सवाल, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस आपने कहा कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो क्या ये कंटेजियस हो सकता है कि मान लीजिए घर में अगर एक इंसान को ये हुआ है तो क्या दूसरों को? यूजुअली नहीं, ओके ये यूजुअली ह्यूमन टू ह्यूमन में नहीं फैलता। ओके बिल्कुल ये जेनेटिक डिजीज है जी जो एनिमल से ह्यूमन में फैलता और है। वो भी ह्यूमन में ये उनके डेड इन कांटेक्ट, बोलते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट में। जैसे सॉइल या पानी के कांटेक्ट में आने से। ये कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बीमार लोग हैं फैमिली में, अगर किन्हीं को डायग्नोस हुआ है तो नॉर्मल प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जैसे यूरिन पास किए या स्टूल, उसके बाद प्रॉपर डिसइंफेक्ट इन्फेक्शन का प्रोसेस करना चाहिए। बट ये एयर से या रेस्पिरेशन से नहीं फैलता है, जी तो ह्यूमन टू ह्यूमन इसका इसके फैलाव नहीं चांसेस होता नहीं है। और जैसे डॉक्टर जी, हम लगभग हमारे कार्यक्रम के समाप्ति तक आ चुके हैं, तो हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप कोई खास संदेश देना चाहेंगे? बरसात के सीजन में सतर्क रहें, जी लेप्टोस्पायरोसिस से बचें, गंदे पानी में नंगे नहीं जाएं। बिल्कुल, जैसे बिना चप्पल के बिना या नहीं, चप्पल में कांटेक्ट हो सकता है जी जी तो बूट्स यूज़ करें गंदे पानी में। जी अगर घाव अगर है उसको पूरा वाटर प्रूफिंग बैंडेज लगा के जाएं। पैनिक नहीं हो, अपने डॉक्टर से मिलें और सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें। इवन अगर आप रिस्क ग्रुप में हैं तो फ्लू के सिम्टम को भी इग्नोर नहीं करें। बिल्कुल आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपका वर्क नेचर ये है और आपको ये सिम्टम है, डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे। तो जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर जी ने हमें बारीक से बारीक
जानकारी हमारे साथ साझा की लेप्टोस्पाइरोसिस पर, जो आए दिन हम रेडियो पर या टेलीविज़न पर बहुत सुनते हैं। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानकारी रखना ये बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह की जागरूकता है जो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम लेप्टोस्पाइरोसिस जैसी बीमारी से बच सके। हालांकि शुरुआती तौर पर ये एक फ्लू की तरह दिखता है, पर अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इन सारी जानकारियों के लिए डॉक्टर जयकांत मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। साथ ही साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है, यूसुफ जी जो हमारे टेक्निकल असिस्टेंट रहे, प्रोडक्शन असिस्टेंट थी दीपशिका, और साथ ही साथ प्रोड्यूसर शीतल जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। नमस्कार। आज की चर्चा।